हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में। क्या होती है स्टेनिंग टेक्निक्स की, यानी डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है स्टेनिंग टेक्निक्स और उनका कैसे यूज किया जाता है। उससे पहले हम स्टेनिंग में यूज होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं, जिससे हमें स्टेनिंग टेक्निक समझने में और आसानी हो। स्टेन मतलब होता है कोई कलर या डाई जिसका यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो कि माइक्रोस्कोपिकली होते हैं उन्हें हम विजुअल रूप से देख सकते हैं। वैसे ही डाई को ही स्टेन कहा जाता है या डाई कहा जाता है। हम डिफरेंट टाइप की डाइस का यूज करते हैं और रिएजेंट्स का यूज करते हैं जिससे हमारी सेल हमें विजुअली दिखाई दे। तो चलिए कुछ टर्म के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है स्पेसिमेन। क्या होता है स्पेसिमेन? स्पेसिमेन वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल है जिसे हमें डिटेक्ट करना है या जिसका हमें डिटेक्शन करना है कि वो हमारे सेल कौन सा है या ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। वहीं एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं स्मीयर। स्मीयर मतलब उस स्पेसिमेन का एक थिक लेयर बनाना आपकी स्लाइड के ऊपर, यानी आपकी स्लाइड पर उसे लूप की हेल्प से, इनोकुलेशन लूप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से कल्चर को लेकर एक स्लाइड पर उसकी थिक लेयर बनाना स्मीयर बनाना कहलाता है। और उसी स्मीयर में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिटेक्शन होता है क्योंकि उसी स्मीयर पर हम डाई अप्लाई करते हैं। वहीं एक टर्म आती है हीट फिक्स। हीट फिक्स से आप नाम से तो क्लियर हो रहा होगा कि हीट की हेल्प से किसी चीज को फिक्सेशन करना। तो जो स्मीयर बनता है उसे हम हीट फिक्स करते हैं, यानी फ्लेम की हेल्प से उसे हीट करते हैं जिससे कि वह हीट फिक्स हो जाए। हीट फिक्स होने का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम किल कर देते हैं जिसके कारण उसका मूवमेंट ना हो पाए। उस टर्म को हम कहते हैं हीट फिक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी को कलरेशन देना या कलर करना। इसमें हम अलग अलग टाइप की डाई या स्टेन का यूज करते हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सके। जैसे फंगस के लिए अलग टाइप की स्टेनिंग होती है, एल्गी के लिए अलग टाइप की स्टेनिंग और बैक्टीरिया की कई प्रकार की स्टेनिंग होती है। जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। वहीं बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। वैसे ही एंडोस्पोर, फ्लैजिला, मेटाक्रोमेटिन जैसी कई सारी स्टेनिंग परफॉर्म की जाती है, फ्लैजिलर स्टेनिंग, जिससे हम अलग अलग स्ट्रक्चर, यानी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है या उसमें प्रेजेंट है या नहीं, इन सारी चीजों की आइडेंटिफिकेशन करके पता लगाते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों का आइडेंटिफिकेशन हम स्टेनिंग के द्वारा करते हैं। स्टेनिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद हम इसका एग्जामिनेट हम माइक्रोस्कोप में करते हैं जिससे हमें आसानी से इसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है। तो आज हम बात करते हैं मोनोक्रोम स्टेनिंग के बारे में। मोनो मतलब होता है सिंगल और क्रोम होता है यानी कलर। जिस स्टेनिंग टेक्निक में सिंगल कलर का यूज करके स्टेनिंग परफॉर्म की जाती है उसे मोनोक्रोम स्टेनिंग कहते हैं। इस स्टेनिंग को हम सिंगल स्टेनिंग या सिंपल स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह सबसे आसान स्टेनिंग टेक्निक होती है। इसमें हम एक ही प्रकार की कोई सी डाई यूज करते हैं। डाई में जिसमें क्रिस्टल वायलेट हो सकती है, सैफरनिन हो सकती है, मिथिलीन ब्लू हो सकती है या कोई भी सिंगल डाई जो कि माइक्रोबियल डाई कहलाती है, उनका यूज करते हैं। साथ ही इसमें कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं जैसे इनोकुलेशन लूप, बर्नर, स्लाइड और माइक्रोस्कोप। रिएजेंट्स की बात की जाए तो डिस्टिल वाटर और इथेनॉल का यूज किया जाता है। वहीं इमल्शन ऑयल का यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में सेल को एग्जामिन करने के लिए, और हमारा वो कल्चर जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मेथड को या स्टेनिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले एक स्लाइड ली जाती है और उसके सेंटर पर मार्क कर दिया जाता है, एक सेक्शन बना दिया जाता है और ये सेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में बनाया जाता है, यानी कि बैक साइड ऑफ स्लाइड बनाया जाता है ताकि जब भी हम हमारा स्टेनिंग परफॉर्म करें, वॉशिंग करें, तो हमारा मार्क धुल ना जाए या उसका कलर ना आ जाए। फिर उसी सेक्शन में हम लूप की हेल्प से हमारे कल्चर में, अब यदि हमारा कल्चर ब्रॉथ है तो हम डायरेक्ट स्मीयर बना लेंगे, और यदि हमारा कल्चर अगार पर ग्रो हुआ है तो पहले हम एक डिस्टिल वाटर की एक ड्रॉप डालेंगे, फिर अगार प्लेट से एक कॉलोनी पिक करते हैं और लूप की हेल्प से उस एरिया में जहां हमने सेक्शन बनाया है उसमें स्प्रेड करते हैं। इसे हम स्मीयर बनाना कहते हैं।
अब जब स्मीयर परफॉर्म हो जाता है तो हम उसे हीट फिक्स करते हैं, यानी कि फ्लेम की हीट देकर उसे फिक्स किया जाता है। यह मेथड इसलिए की जाती है ताकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए और वॉशिंग के टाइम वह बाहर ना जा सके। जैसे ही हम उसे हीट फिक्स करते हैं, कुछ टाइम बाद उस सेक्शन पर यानी उस स्मीयर पर जिस डाई का हम यूज कर रहे हैं उसे स्मीयर पर अप्लाई करते हैं। ये 1 से 2 मिनट तक उस स्मीयर पर रहती है। उसके बाद डिस्टिल वाटर की हेल्प से हम उसे क्लीन कर देते हैं या वॉश कर देते हैं, जिससे एक्सेस डाई चली जाती है और सेल को जो डाई एब्जॉर्ब करनी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसे फिर हम एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद उस पर कवर स्लिप लगा देते हैं। कवर स्लिप लगने के बाद हमारी स्लाइड प्रिपेयर हो जाती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर सकें। अब हम इसे माइक्रोस्कोप में अलग अलग एक्सेस पर देखते हैं और पता करते हैं कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इवन हमारी सेल प्रेजेंट है या नहीं। तो ये पूरी टेक्निक थी मोनोक्रोम स्टेनिंग। यदि हम क्रिस्टल वॉयलेट कलर का यूज कर रहे हैं तो हमारी सेल ब्लू कलर या पर्पल कलर में दिखाई देगी। वहीं यदि हम कॉन्गो रेड या सैफरनिन नामक डाई का यूज करते हैं तो हमारी सेल पिंक कलर की दिखाई देगी। ग्राम स्टेनिंग के बारे में, क्या होती है ग्राम स्टेनिंग और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो ग्राम स्टेनिंग को क्रिस्टियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने बैक्टीरिया के सेल वॉल की कंपोजिशन के हिसाब से बैक्टीरिया को 2 क्लास में डिवाइड किया था। एक क्लास जिसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और एक क्लास जिसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव होना उनके सेल वॉल पर डिपेंड करता है। उनका कहना था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल रिजिड होती है, यानी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसके कारण उनकी सेल वॉल आसानी से नहीं टूटती। वहीं कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और वह ग्राम पॉजिटिव के कंपेयर में थोड़ी कम रिजिड होती है, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल आसानी से टूट जाती है। इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उन्होंने स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की और इस टेक्निक के द्वारा उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया को 2 क्लास में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ रिएजेंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म की जाती है। ग्राम स्टेनिंग में हमें रिक्वायरमेंट होती है एक स्लाइड की, एक कल्चर यानी जिससे हमें पता करना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप, इमल्शन ऑयल, स्टेन्स, इनोकुलेशन लूप, इथेनॉल, कॉटन और बर्नर। हम जब डाई की बात करते हैं, स्टेन की बात करते हैं, तो इसमें मेनली 2 डाई का यूज किया जाता है। एक जो होती है प्राइमरी डाई कहलाती है और दूसरी जो होती है वो सेकेंडरी डाई कहलाती है। प्राइमरी डाई में हम क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं और सेकेंडरी डाई में हम सैफरनिन नामक डाई का यूज करते हैं। इसमें ग्राम्स आयोडीन एक रिएजेंट होता है, उसका भी यूज किया जाता है और डीकलराइजर के रूप में अल्कोहल और इथेनॉल का यूज किया जाता है। सबसे पहले इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमें स्लाइड के सेंटर में एक स्मीयर बनाना होता है और उस स्मीयर को हीट फिक्स करना होता है। स्मीयर यानी बैक्टीरियल कल्चर लेकर हमें उस पर जिगजैग मोशन में स्मीयर बनाना होता है। स्मीयर बनाने के बाद उसे हीट फिक्स करके फिर उस पर क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई कर दिया जाता है 1 से 2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के एप्लीकेशन के बाद उसे डिस्टिल वाटर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉश कर लिया जाता है, जिससे जितना भी एक्सेस कलर हो यानी सेल के अलावा जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट हो वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। आफ्टर वॉशिंग हम उसमें आयोडीन अप्लाई करते हैं, यानी उस स्मीयर पर हम आयोडीन डालते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई करने के बाद आयोडीन अप्लाई करने से क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसे हम CVI कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये कॉम्प्लेक्स उन्हीं सेल्स में बनेगा जो कि ग्राम पॉजिटिव है। उनकी सेल वॉल इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण उनकी सेल वॉल से अब स्टेन पूरी तरह से नहीं निकलता। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसे अपने अंदर रिटेन नहीं कर पाता है। फिर इसे हम वॉश कर लेते हैं। वॉशिंग के बाद हम डीकलराइजर के रूप में अल्कोहल का यूज करते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लाइड से कलर का रिमूवल करते हैं, ताकि जितना भी कलर सेल के बाहर या सेल में हो वो पूरी तरह से निकल जाए। अब जब डीकलराइजर अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में बना होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कलर रिमूव नहीं हो पाता। पर वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल लूज होती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से कलर रिमूव हो जाता है। बाद में जब हम इसे वॉश करते हैं और सेकेंडरी डाई का यूज करते हैं तो सैफरनिन को सेकेंडरी डाई के तौर पे यूज किया जाता है
और इसे 30 to 45 सेकेंड्स के लिए रखा जाता है। इसकी वॉशिंग के बाद हम इसे एयर ड्राई करते हैं। अब यदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे कल्चर में प्रेजेंट है तो वो सेफ्रेनिन डाई को नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट डाई अभी भी प्रेजेंट है। पर वहीं यदि हमारे कल्चर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसने डीकलराइजर अप्लाई करने पर क्रिस्टल वॉयलेट कलर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया होगा और अब वो सेकेंडरी डाई को लेगा। एयर ड्राई होने के बाद हम इसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है यदि हमारे कल्चर में पर्पल कलर की सेल दिखाई दे रही है, मतलब उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। वहीं यदि हमें पिंक या रेड कलर में सेल्स दिखाई दे रही हैं, तो हमारी जो सेल्स है वो ग्राम नेगेटिव है। यानी दोनों दिखाई दे रही है तो हमारे पास जो कल्चर है उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। एंडोस्पोर स्टेनिंग के बारे में उससे पहले हम ये बात पता करते हैं कि एंडोस्पोर होते क्या हैं। एंडोस्पोर किसी सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले स्पोर्स होते हैं, यानी एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो उसके डिफेंस में काम करता है, उसे हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। जब ये स्पोर का फॉर्मेशन इनटू द सेल होता है, या कहा जाए कि सेल वॉल से जुड़े हुए जो स्पोर्स होते हैं उन्हें हम एंडोस्पोर्स कहते हैं, और यह टॉक्सिक भी हो सकते हैं। वैसे लैक्टोबैसिलस की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम डिटेक्शन कर सकते हैं कि हमारे कल्चर में स्पोर प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए जो स्टेनिंग टेक्निक यूज की जाती है उसे हम एंडोस्पोर स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। इसके लिए जो डाई यूज की जाती है वो होती है मैलाकाइट ग्रीन और सेफ्रेनिन। इस प्रोसीजर में 2 डाई का यूज किया जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे सेल में एंडोस्पोर प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि 2 डाई का यूज करने से एक डाई एंडोस्पोर को कवर करती है और दूसरी डाई हमारी वेजिटेटिव सेल को, यानी हमारी सेल को कलरेशन देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी टेक्निक। एंडोस्पोर स्टेनिंग करने से पहले हमें सबसे पहले स्लाइड को अच्छी तरह से क्लीन करना होता है, फिर उस पर मार्क बनाकर सेंटर में स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। ये स्मीयर हम किसी कल्चर से भी ले सकते हैं और वो कल्चर लगभग 3 दिन पुराना होना चाहिए। साथ ही एंडोस्पोर स्टेनिंग हम कर्ड सैंपल से भी कर सकते हैं। जब हम कर्ड सैंपल से स्टेनिंग टेक्निक करते हैं तो कर्ड का हल्का से स्मीयर बना के उसे वॉश करना होता है। वहीं जब हम किसी कल्चर से करते हैं तो कल्चर लेकर हमें एक स्मीयर, एंडोस्पोर स्टेनिंग टेक्निक में स्मीयर को लगभग 20 टाइम हीट फिक्स किया जाता है, जिससे कि सेल का मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाए। फिर उस पर मैलाकाइट ग्रीन नामक डाई का यूज किया जाता है। कम से कम 10 मिनट के लिए सेल के ऊपर यानी स्मीयर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। फिर डिस्टिल वाटर की हेल्प से उसे वॉश कर लिया जाता है। वॉशिंग के कुछ देर बाद थोड़ा उसे ड्राई होने दिया जाता है। फिर सेफ्रेनिन अप्लाई किया जाता है। सेफ्रेनिन केवल 15 से 20 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाता है। फिर डिस्टिल वाटर की हेल्प से इसे वॉश कर लिया जाता है। वॉशिंग के बाद इसे ब्लॉट ड्राई किया जाता है, यानी एयर देकर इसे ड्राई नहीं किया जाता, इसे नॉर्मल ब्लॉट ड्राई किया जाता है। ड्राई होने के बाद स्मीयर पर हम कवर स्लिप लगाकर इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जैसा होता है, यदि केवल पिंक सेल दिखाई दे रही है इसका मतलब हमारे कल्चर में केवल वेजिटेटिव सेल्स हैं, क्योंकि सेफ्रेनिन को सेल आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से सेल्स हमारी पिंक दिखाई देती हैं। वहीं यदि हमारे सेल में पिंक कलर के अंदर ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस दिखाई देता है तो इसका मतलब वो सेल एंडोस्पोर फॉर्म कर रही है, क्योंकि मैलाकाइट ग्रीन को केवल एंडोस्पोर लेते हैं और लेने के बाद वॉशिंग के बाद भी वो अपने सेल से उसे नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमारी जो सेल होती है आउटर पर पिंक कलर की दिखाई देती है, क्योंकि नॉर्मल सेल ने सेफ्रेनिन को कलर लिया होता है और वहीं जो स्पोर फॉर्म हो रहे हैं उन्होंने अपने अंदर मैलाकाइट ग्रीन को लिया होता है। यदि केवल पिंक सेल दिखाई दे रही है मतलब वो वेजिटेटिव सेल है, यदि ग्रीन सेल के साथ पिंक सेल दिखाई दे रही है मतलब उस सेल में एंडोस्पोर प्रेजेंट है। ये पूरी टेक्निक थी एंडोस्पोर स्टेनिंग की। आई होप फंगल सेल्स, जी हाँ, फंगल एक यूकैरियोटिक सेल है जिसका कंपोजिशन हमारी सेल की तरह लगभग समान होता है, कुछ चीजों में अंतर होता है। फंगस हमेशा ऐसे सोर्स पर ज्यादा ग्रो करती है जहां कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता हो, यह कहा जाए कि इसका सोर्स जो होता है ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस पर होता है, और साथ ही ये मॉइस्चर के फॉर्म में जल्दी ग्रो होती है, यानी जहां मॉइस्चर कंटेन होता है ये जल्दी से ग्रो हो जाती है। साथ ही फंगस अपने अंदर मोल्स और फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर को भी रखता है और इसका डिटेक्शन करना बहुत आसान होता है।
फंगल सेल आसानी से किसी भी कार्बोहाइड्रेट रिच मीडिया पर ग्रो हो जाता है। फिर उसे एक स्टेनिंग टेक्निक जिसे हम फंगल स्टेनिंग कहते हैं उसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं। इसके डिटेक्शन की दो अलग अलग मेथड्स है, यानी कि एक हम इनोकुलेशन लूप का यूज करके भी स्मीयर बना सकते हैं, दूसरा हम सेलोटेप की हेल्प से भी स्मीयर बना सकते हैं। जी हाँ, सेलोटेप की हेल्प से भी हम स्मीयर बना सकते हैं। इस फंगल स्टेन में एक ही डाई का हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉटन ब्लू, और उसी डाई का हम यूज करके फंगल सेल का डिटेक्शन करते हैं। इसमें हीट फिक्स जैसी प्रोसीजर नहीं होती, फंगल सेल को हम हीट फिक्स नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्लाइड पर 1 ड्रॉप ऑफ फंगल स्टेन यानी कॉटन ब्लू लेना होता है, फिर उस पर स्मीयर बनाना है। यदि हम कल्चर इनोकुलेशन लूप से ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्ट्रिकिंग कर देते हैं। वहीं यदि हम सेलोटेप से ले रहे हैं तो सेलोटेप से लेने के लिए हमें प्लेट ओपन करनी होती है, उसमें से एक फंगल कॉलोनी को सेलोटेप पर स्टिक करना होता है। फिर इस सेलोटेप को ही माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड है उसमें लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप भी हमें प्रॉपर दिखाई देता है और कवर स्लिप की भी आवश्यकता नहीं होती। फिर इसका स्ट्रक्चर देखकर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी फंगल सेल हमारे कल्चर में ग्रो हुई है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल और डार्क स्टेनिंग के बारे में, जिसे हम नेगेटिव स्टेनिंग भी कहते हैं। इसे मैंने डार्क स्टेनिंग इसलिए कहा क्योंकि इसमें बैकग्राउंड डार्क होता है और जो हमारा सेल होता है वो ब्राइट दिखाई देता है। इस स्टेनिंग को नेगेटिव स्टेनिंग कहा जाता है। इस स्टेनिंग में कल्चर जो होता है वो ब्राइट कलर में शो होता है और उसका बैकग्राउंड डार्क होता है। तो चलिए जानते हैं इसका प्रोसीजर क्या है और इसे क्यों किया जाता है। तो नेगेटिव स्टेनिंग सेल के शेप को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि सेल का शेप क्या है। उसे हम पता कर सकते हैं क्योंकि ब्राइट दिखाई देता है तो उससे क्लियरली यह आइडेंटिफाई होता है कि बैक्टीरिया सेल कैसा दिखाई दे रहा है, उसका शेप कैसा है, ओवल है, कोकस है या फिब्रियो है, किस प्रकार का सेल है। और डार्क बैकग्राउंड होने की वजह से उसे आसानी से विजुअलाइज किया जा सकता है। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारा कल्चर, यानी कि वो प्लेट पर हो या ब्रॉथ में हो, इनोकुलेशन लूप, बर्नर और साथ ही हमारा जो स्लाइड है वो। इसमें रिएजेंट के फॉर्म में डिस्टिल वाटर के साथ साथ हमें निग्रोसिन या इंडियन इंक करके डाई जो होती है उसका यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमें एक ड्रॉप लेनी होती है हमारी डाई की और उसे कॉर्नर पर डाल देना होता है स्लाइड के। फिर उसी पर इनोकुलेशन हेल्प की सहायता से हमारा कल्चर उसी डाई के ऊपर डालना होता है, एक ड्रॉप डाल देना होता है। फिर दूसरी स्लाइड की हेल्प से 45 डिग्री का एंगल बनाकर स्मीयर प्रिपेयर करना होता है और इसे फिर थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। इसे टोटली हीट फिक्स नहीं किया जाता क्योंकि पूरी तरह से इंक ड्राई हो जाती है। एयर ड्राई होने के बाद इसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमें डार्क बैकग्राउंड के साथ हमारी सेल दिखाई देती है। यह पूरी स्टेनिंग टेक्निक नेगेटिव स्टेनिंग कहलाती है। सेल वॉल स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, वैसे तो हमने ग्राम स्टेनिंग से सेल वॉल को स्टेन किया था, बट उस स्टेनिंग टेक्निक से हमें ये पता चला था कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव। और आज हम जो स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे उससे हमें सेल वॉल्स की प्रेजेंस का पता चलेगा। अब जो सेल वॉल होती है वो माइक्रोबियल सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, या कहा जाए कि उसका एक कवर होता है जो कि सेल को शेप देने का काम करता है, साथ ही उसको कवर भी करके रखता है ताकि कोई भी चीज डायरेक्टली सेल को हार्म ना करे। वही सेल वॉल को हम ऐसे ही नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि माइक्रोबियल सेल भी बहुत छोटी होती है, तो उसकी सेल वॉल भी बहुत छोटी होगी और माइक्रोस्कोप में देखने पर यह कलरलेस होने की वजह से नहीं दिखाई देती, इसलिए इसे स्टेन करना बहुत जरूरी होता है। अब जिस स्टेन टेक्निक का यूज किया जाता है उसे हम रिंगर्स मेथड भी कहते हैं। इस स्टेनिंग टेक्निक द्वारा हम सेल वॉल को कलर करके उसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि वो किस शेप की है और उसका साइज क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कुछ आर पुराना कल्चर यानी 1 या 2 दिन पुराना कल्चर, ताकि उसमें अच्छे से सेल डेवलप हो चुका हो। फिर 5% टैनिक एसिड लगता है, 5% एक्वस क्रिस्टल वॉयलेट कलर लगता है और 5% हमारा जो होता है कॉन्गो रेड लगता है। और
ग्लास स्लाइड, माइक्रोस्कोप, डिस्टिल वाटर बर्नर, इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम मेथड पर आगे बढ़ते हैं। मेथड्स में सबसे पहले हमें स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि हमेशा ही हम स्मीयर प्रिपेयर करते हैं कि ग्लास स्लाइड के ऊपर सेक्शन बनाकर एक जिगजैग मोशन में हम स्मीयर यानी कल्चर लेकर उस पर स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद इस स्मीयर को हम कम से कम 5% वाला जो टैनिक एसिड का सॉल्यूशन बना है उसमें 30 to 60 मिनट रखते हैं। यानी पहले हम स्मीयर बनाएंगे, उसे हीट फिक्स करेंगे, देन हम उस स्मीयर को यानी कि उस पूरे स्लाइड को हम टैनिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। आफ्टर 30 to 45 मिनट्स बाद हम वॉश करते हैं और इसे ड्राई नहीं होने देते। मतलब ऐसा नहीं कि इसे ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे, इसे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पर अब हम क्रिस्टल वॉलेट डाल देते हैं। क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद 1 to 2 मिनट्स के लिए इसे रिएक्ट होने के लिए रखते हैं और फिर इसे डिस्टिल वाटर की हेल्प से वॉश कर लेते हैं। फिर स्लाइड में कॉन्गो रेड डाई अप्लाई करते हैं, उसे भी 1 to 2 मिनट रिएक्ट होने के लिए रखते हैं, देन वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इसे ब्लॉट ड्राई किया जाता है, डायरेक्ट एयर नहीं दी जाती, इसे ब्लॉट ड्राई किया जाता है। ब्लॉट ड्राई होने के बाद इसे हम इमल्शन ऑयल की हेल्प से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। अब जो नॉर्मल सेल होती है, सेल वॉल, यदि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को ले लेगी, और यदि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो जो बाकी सेल होगी वो पिंक कलर की दिखाई देगी। यानी कि नॉर्मल सेल जो होगी हमारी वेजिटेटिव सेल विदाउट सेल वॉल की, जिसकी सेल वॉल खराब हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, वो पिंक कलर की दिखाई देगी। पर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो हमारी जो स्लाइड होगी वो पर्पल कलर की दिखाई देगी। आगे कैप्सूल स्टेनिंग टेक्निक के बारे में, क्या होती है कैप्सूल स्टेनिंग और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कैप्सूल होते क्या है। अभी तक जब हम कैप्सूल का नाम सुनते थे तो एक मेडिसिन जैसी चीजें हमारे दिमाग में आती है। वैसे ही लगभग कैप्सूल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट होता है जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सेल को बचाए रखने के लिए वो अपनी सेल वॉल में बनाता है। यानी बैक्टीरियल सेल अपने अराउंड एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेता है, या कहा जाए कि एक स्लिमी मटेरियल का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, और ये सेल के अराउंड पूरी तरह से होता है, जिसके कारण सेल को इजीली कोई भी इन्फेक्ट नहीं कर पाता। मतलब सेल अपने आसपास एक कवर बना लेता है या एनवेलप बना लेता है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। और इसी कैप्सूल का डिटेक्शन करना या उसका पता लगाना कि हमारी माइक्रोबियल कल्चर में कैप्सूल प्रेजेंट है या नहीं, या कैप्सूल फॉर्म हो रहे हैं या नहीं, इस स्टेनिंग टेक्निक को हम कैप्सूल स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेनली हेज स्टेन होता है जो कि यूज होता है, और हमारा एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है जो कि 20% बना होता है, उसका यूज होता है। अब इसमें सबसे पहले कैप्सूल जो होते हैं वो कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाता है, इसीलिए इसे हीट फिक्स करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कैप्सूल स्टेनिंग। स्टेनिंग टेक्निक को शुरू करने से पहले इसमें सबसे पहले हमें एक स्मेयर प्रिपेयर करना होता है बैक्टीरियल कल्चर का। उसे के बाद इसे अच्छे से हीट फिक्स करना होता है। फिर जो कि हीट स्टेन है उसे कुछ टाइम के लिए हमें कल्चर पर, यानी जहां स्मेयर बनाया है उस पर डालना होता है। फिर वाटर बाथ पर उस स्लाइड को रख देना होता है, जिससे जब तक कि वो पूरा तरह से इवोपरेट ना हो जाए, मतलब हमारी जो स्टेन है वो पूरी तरह से इवोपरेट ना हो जाए, जब तक हमें उसे स्टीम देनी होती है। फिर हमें उसे कॉपर सल्फेट से वॉश कर लेना होता है। वॉशिंग के बाद हमें इसे ब्लॉट ड्राई करना होता है और इमल्शन ऑयल की हेल्प से माइक्रोस्कोप में देखना होता है। इससे ये जो पूरी टेक्निक है वो कैप्सूल स्टेनिंग की है। और इसके बाद यदि हम इसके साथ नेगेटिव स्टेनिंग भी परफॉर्म करते हैं तो उससे भी हमें शेल का शेप डिटरमाइन होता है। तो ये थी हमारी पूरी कैप्सूल स्टेनिंग, जिससे हम कैप्सूल का पता लगाते हैं। इसमें जो कैप्सूल होता है वो कलर्ड दिखाई देता है, बाकी पूरी हमारी जो वेजिटेटिव सेल है वो डीकलराइज दिखाई देती है। स्टेनिंग टेक्निक के बारे में उससे पहले हम ये जानते हैं कि फ्लैजिला होता क्या है। एक्चुअल में फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल का एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के एंड पर पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब जो लोकोमोशन में या मूवमेंट करने में हेल्प करवाए, उसे हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। फ्लैजिला बहुत ही थिन और वेवी स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही यह एक फ्लैजिलिन प्रोटीन का ये बना होता है, और इसका डायमीटर लगभग 2 माइक्रोमीटर होता है और इसकी लेंथ लगभग 70 माइक्रोमीटर होती है। ये बहुत
थिन होता है, इसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऐसे नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए इसे स्ट्रेन करना जरूरी होता है और स्ट्रेन करने के बाद ही इसका जो मूवमेंट है वो दिखाई देता है। तो यह टेल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के एजेस पर होता है। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी मोनो है या लिपो है या डाई है या पॉली है। यानी एक साइड प्रेजेंट होता है तो उसे मोनोफ्लैजिलर कहते हैं, यदि दोनों साइड है तो उसे लिपोफ्लैजिलर कहते हैं। उसका ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि यानी बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसे हम फ्लैजिलर स्टेनिंग कहते हैं। इस स्टेनिंग में एक स्पेशल प्रकार की स्टेन का यूज किया जाता है जिसे लिप्सन स्टेन कहते हैं, और ये जो स्टेन होती है वो टैनिक एसिड बेसिक फ्यूशिन से मिलकर बनी होती है। इस स्टेनिंग टेक्निक के लिए पहले स्लाइड को भी अच्छी तरह से क्लीन करना जरूरी होता है। तो पहले चलिए हम इसके रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्लाइड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर हमें स्लांट की जरूरत होती है। इसमें हम स्लांट का यूज कर सकते हैं या बैक्टीरियल कल्चर का भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों प्रोसीजर का डिस्कशन करेंगे इसमें। और हमें क्रोमिक एसिड की जरूरत होती है, हमारे लिप्सन स्टेन की जरूरत होती है, मिथेन ब्लू की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, बर्नर की आवश्यकता होती है और पाइपेट्स की आवश्यकता होती है, जिससे हम स्टेन को कवर कर सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे स्लाइड की क्लीनिंग की जाती है। तो स्लाइड को क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले स्लाइड्स को क्रोमिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करना होता है और उसे लगभग 60 मिनट्स तक बॉईल करना होता है। उसके बाद हमें इसे वॉश कर लेना होता है डिस्टिल वाटर के साथ और इसे ड्राई करना होता है। बाद में 95% अल्कोहल के साथ स्लाइड को क्लीन किया जाता है, पर इसे वॉश नहीं किया जाता, ना ही वाइप किया जाता है। इसे जेंटली ऐसे ही ड्राई किया जाता है। अब इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये पूरी क्लीनिंग होने के बाद इसमें रिकंटामिनेशन ना हो और ना ही हमारे फिंगरप्रिंट उस पर लगे। तो स्लाइड की एजेस पर अच्छे से इसे ग्रैब करना होता है ताकि हमारे हाथ के ग्रीसी इफेक्ट उस पर ना आए। करते हैं कि कैसे इसका स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा कल्चर लिया जाता है, कैसे कल्चर लिया जाता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो इसका स्मीयर प्रिपेयर करने से पहले हम ये बात कंफर्म कर ले कि इसका कल्चर हम कैसे प्रिपेयर किया जाता है। या तो हम बहुत पुराना कल्चर ले ले या स्लांट ले ले। तो चलिए पहले हम डिस्कशन करते हैं कि कल्चर से कैसे स्मेयर प्रिपेयर किया जाता है। तो कल्चर से स्मेयर प्रिपेयर करने के लिए हमें हमारा पुराना कल्चर यानी 48 आवर्स पुराना कल्चर लेना होगा और डिस्टिल वाटर लेना होगा 5 ml एक अलग टेस्ट ट्यूब में। फिर कल्चर को लूफुल कल्चर लेकर डिस्टिल वाटर में हमें मिक्स करना होगा। ये प्रोसीजर कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करनी होगी, यानी कि लूफुल कल्चर लेना है और डिस्टिल वाटर में जाके ऐड करना है। लूफुल कल्चर लेना है देन डिस्टिल वाटर में जाकर ऐड करना है। फिर इस डिस्टिल वाटर वाले कल्चर को स्लाइड की एज पर रखना होता है 2 बार, यानी कि 2 लूफुल कल्चर लेकर स्लाइड की एज पर रखना होता है और दूसरी स्लाइड की हेल्प से स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। अब हम बात करते हैं कि स्लांट से कैसे स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है। तो स्लांट से स्मीयर प्रिपेयर करने के लिए स्लांट में हमें लगभग 5 ml डिस्टिल वाटर जो कि ऑटोक्लेव्ड है उसे इमर्स करना होता है, यानी कि हमारे स्लांट में 5 ml डिस्टिल वाटर डाल देना होता है। फिर उसे पाम की हेल्प से अच्छे से शेक करना होता है और 37 डिग्री सेल्सियस पर इसे इंक्यूबेट कर लेना होता है। आफ्टर इंक्यूबेशन हमें फिर से लूफुल कल्चर लेना होता है डिस्टिल वाटर का और सेम स्मीयर प्रिपेयर करना होता है, यानी कि स्लाइड की एज पर हमें 2 लूफुल कल्चर लेने होंगे और दूसरी स्लाइड की हेल्प से स्मीयर प्रिपेयर करना होता है। ये थी स्मीयर प्रिपरेशन की टेक्निक। अब कैसे स्मीयर को स्टेन किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोनों कल्चर के लिए जो स्टेनिंग टेक्निक है वो स्मीयर प्रिपेयर करने से पहले हम इसे हीट फिक्स नहीं करते हैं, ना ही स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद इसे हीट फिक्स किया जाता है। स्मीयर प्रिपेयर होने के बाद इसे लिप्सन स्टेन के साथ पोर कर दिया जाता है, यानी लिप्सन स्टेन पूरी तरह से स्मीयर पर अप्लाई की जाती है और उसे 10 मिनट्स के लिए रिएक्ट होने रखा जाता है। फिर इसे डिस्टिल वाटर की हेल्प से जेंटली वॉश कर लिया जाता है और स्टेन को पूरी तरह लगभग रिमूव कर दिया जाता है। फिर स्टेन रिमूवल के बाद काउंटर स्टेन के तौर पर मिथिलीन ब्लू को डाला जाता है और 1 मिनट रिएक्शन के बाद इसे वॉश कर लिया जाता है। स्लाइड को
ब्लॉट ड्राई किया जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है। मिथिलीन ब्लू सेल को पूरी तरह से कलर देता है, जिसकी वजह से सेल अलग कलर में दिखाई देती है। वहीं लेप्सन स्टेन की वजह से वह जो फ्लैजिला है वो अलग कलर का दिखाई देगा, यानी कि हमारी सेल जो होगी, वेजिटेटिव सेल जो हमारी होगी, वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। और लेप्सन स्टेन होने की वजह से वो थोड़ा सा स्लाइटली ग्रीन या स्लाइटली ब्लू कलर में अलग से दिखाई देगा, जिससे हम फ्लैजिला का डिटेक्शन कर सकते हैं।